नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया और न सिर्फ बल्कि उसे भारत से निकालकर दुनिया भर में फैलाया। आज दुनिया में करीब 54 करोड़ इसके अनुयायी हैं। साथ ही आज ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। आज चीन, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया समेत कुल 18 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख तौर पर माना जाता है, जहां पर उसके अनुयायी हैं। भारत में बौद्ध धर्म के कुल लोगों की जनसंख्या करीब 92 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। हाल के कुछ वर्षों में विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्ध नीति पर रहा है। बुद्ध कूटनीति के जरिए भारत अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सहारा देकर इसे एशिया के सांस्कृतिक पुल की तरह पेश करती रही है या पेश करने की कोशिश है। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि एशियाई देश बुद्ध नीति किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग देश अगर हम बात करें, और साथ ही इस नीति के जरिए क्या एशियाई देशों को जोड़ने में मदद मिल सकती है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से ये कदम हमारे लिए कितना मददगार या कितना कारगर हो सकता है। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। जी पार्थसारथी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, सर स्वागत है आपका। दीपक आनंद हमारे साथ हैं, हेरिटेज कंसल्टेंट है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन से। दीपक साहब स्वागत है। अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के संपादक हैं, राज्यसभा टीवी से, आपका स्वागत है। हर्ष वी पंत हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, सामरिक अध्ययन प्रमुख हैं ORF से। हर्ष, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा दीपक साहब आपसे कि जब हम बुद्धिज्म को समझते हैं या फिर बुद्धिज्म पॉलिसी या फिर इस पूरे के पूरे रीजन के लिहाज से समझें, आज के दौर में वो क्या है? क्या वो बड़े पैरामीटर या फैक्टर हैं जो उसके भीतर मैं कहूँ कि समाहित हैं, उसके दायरे में हैं? अगर हम लोग अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल में जब से ये बुद्धिज्म वापस रिवाइव हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि बुद्धिज्म खत्म हो चुका था इस सब कॉन्टिनेंट में, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। और जब से बुद्धिज्म रिवाइवल हुआ, जब लोगों को पता चला कि बुद्धिज्म की ओरिजिन इंडिया में है, ये किसी को पता नहीं था आज से 100-150 साल पहले, ये बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था। उसके बाद से जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, सभी लोग की नज़र इंडिया पे ही है। खास करके जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, ये बुद्ध भगवान की चारिका रही है। और जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर आप देख लेंगे, सभी लिटरेचर में खाली यही सब क्षेत्र के बारे में चर्चाएं हैं। तो इंडिया के पास ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इंडिया इसको सिस्टमेटिकली यूज़ भी कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग कहें तो इसकी जो पोटेंशियल है, अभी हम लोग ने उस पोटेंशियल को टच नहीं किया है। मतलब अभी भी हमारे यहाँ जो पिलग्रिम्स आते हैं, आप नालंदा जाइएगा, नालंदा इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट फुटफॉल इज़ हार्डली 1 लाख से भी कम इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं वहाँ पे। तो अभी भी हम लोग मतलब जो हमारा पोटेंशियल है इंडिया का बुद्धिज्म पिलग्रिमेज में, आप चाइना जाइए, चाइना में जबकि वहाँ पे फुटस्टेप्स ऑफ द बुद्धा नहीं है, जो बुद्ध भगवान की जो चारिका है वो हमारे पास है, लेकिन आप चाइना जाइए, उनकी फिगर्स देखिए, सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वहाँ पे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हम लोग ने ये बहुत बड़ा जो एज हमारे पास है, इसको हम लोग ने ठीक से कैपिटलाइज नहीं किया अभी तक। यानी आप ये कह रहे हैं कि बुद्धिज्म या उस फैक्टर के जरिए देश में सिर्फ मैन टू मैन कॉन्टेक्ट की बात करें, बल्कि टूरिज्म की बात करें, बिल्कुल, या फिर सोशल इकोनॉमिक मेल मिलाप की बात करें, उस पर एक बड़ा की रोल, एक बड़ा फैक्टर हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि कई सारे देश हैं, 18 देश हैं मोटे तौर पर जहां पर बुद्धिज्म को माना जाता है, लेकिन कुछ ही देश हैं, भारत या नेपाल, जिसको उद्गम मैं कहूँ उसके तौर पर देखा जाता है। हमने क्या उस विरासत को संजोकर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, या कहीं पर हमें उसको थोड़ा सा लेथार्जी उस पर महसूस की है, या फिर कुछ और है? बड़े दुख से कहता हूँ कि इस विरासत को हम भूल गए, उसे निगलेक्ट किया हमने, उसका उपयोग नहीं किया। और लोग भूल जाते हैं कि अगर आप खास तौर पर पूर्वी ओर चलें तो हमारा जो हमने किसी पर हमला कर उन पर कब्जा तो नहीं किया, लेकिन हमारे विरासत उनके लिए क्या है? बौद्ध धर्म। मुझे याद है जब मैं म्यांमार में राजदूत था तो मैंने एक जनरल से कहा कि भाई आपके संबंध चीन से बहुत अच्छे हैं। ये सर, हाँ, अगर मैं हथियार चाहता हूँ चीन को जाता हूँ, लेकिन अगर मैं निर्वाणा चाहता हूँ तो मुझे भारत जाना पड़ेगा, क्योंकि और आदमी के लिए क्या हथियार महत्वपूर्ण है या निर्वाणा एक बुद्धिस्ट के लिए? तो मैं समझता हूँ कि हमने इसको अपनी आध्यात्मिकता, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को हम भूल गए। और अभी अब देख रहा हूँ कि कुछ इस पर दिलचस्पी आ रही है, प्रधानमंत्री इस पर खुद चीन जाकर बात करते हैं इसके बारे में। और मैं समझता हूं कि इस पर हमें बड़ा निकट ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि लोग आगे यहाँ कब आएंगे जब उनके लिए सुविधाएं हो। श्रीलंका में गया और मेरी पत्नी ने पूछा किसी से कि एक महिला से कि आपका विजिट क्या रहा, तो कहा देखिए आध्यात्मिक ओर से तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपके यहाँ सुविधाएं नहीं। बौद्ध धर्म के एक तीर्थ स्थान को जाएं तो वहाँ एक शौचालय नहीं। ये है हमारा हाल। और मैं समझता हूँ कि पहली बार मैं सरकार में 50 साल रह चुका हूँ, देख रहा हूँ कि इस विषय पर लोग ध्यान दे रहे हैं। इस विषय पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक तौर से बहुत फ़ायदा मिलेगा, विदेश नीति के तौर से हमारे लिए फ़ायदामंद इसलिए रहेगा कि ये जो देश हैं, जैसे कि मैंने कहा, कहते हैं कि भाई हमारे लिए निर्वाणे के लिए तो 12 जाना चाहिए। मैं समझता हूँ नेपाल के साथ मिलकर लुम्बिनी से लेकर दक्षिण भारत तक अगर हम लोगों को ये यात्राओं के लिए सुविधाएं दें तो जिस तरह से हमारी जो इन्फ्लुएंस है फैलेगी, आप समझ नहीं सकते, आप कोई अनुभव नहीं कर सकता अभी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे रूस में जब कम्युनिज्म गया तो धार्मिक बन गए। चीन, परिवर्तन हर जगह आता है, चाहे चीन हो चाहे वियतनाम हो, धार्मिक विश्वास बढ़ेगा समय आते होते हुए, खास तौर पर जब उनकी आर्थिक तरक्की बढ़ती है। ओके अखिलेश, जो बात पासाथी साहब कर रहे हैं इंटरनल रिसोर्स या डेवलपमेंट के लिहाज से, साथ ही साथ टूरिज्म और दूसरे अगर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में देखें, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि क्या जो इंडियन डिप्लोमेसी है, ख़ासतौर पर एशियन सब रीजन में, वहाँ पर बुद्धा पॉलिसी क्रिटिकल पॉलिसी कही जा सकती है, क्रिटिकल रोल सेंटर में देखता है अगर अलग अलग फोरम या मंच को देखें। हाँ, निश्चित तौर पे जो भारत ने बनाया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, दीपक जी जानते होंगे, जब इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन इसीलिए बनाया गया कि भारत में एक्चुअली बुद्धिस्ट लोगों की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि चीन में है। तो जो जनसंख्या आपके पास रहती है उसी को लेके आप वर्क कर सकते हैं। विदेश नीति कहीं से ऐसी नहीं कि देश की जो इस हालात है उससे बिल्कुल अलग होकर कोई नीति बनाई जाएगी, लेकिन जो हम विदेशों में प्रचार करते रहे, जो मैं देखता रहा हूँ विदेश नीति के मामले में, वो हमेशा एक लाइन खींचते रहे कि हमारा कनेक्शन कैसे है, खास करके एशियान देशों के साथ, आसियान के साथ जो हमारे संबंध विकसित हुए उसमें हमारे बुद्धिस्ट लिनियज की बहुत बड़ी प्रमुखता है। चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो थाईलैंड हो या अन्य देश जो आसियान के हैं, उन लोगों ने सबने स्वीकारा है कि हमारा जो एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, जापान कहें, जापान, इवन कोरिया, सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और जो हमारे यहाँ बुद्धिस्ट लिनियज है उसी लिनियज के कारण आते हैं। लेकिन जो एक असली व्यवस्था जो बनानी होती है, जिसकी तरफ पारसार से इशारा कर रहे थे, वो असली जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कई बार कहें कि चूँकि हमारे फॉलोइंग उतने नहीं रहे हैं हिंदुस्तान में, इसलिए उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं गया जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान गया जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं या जो सिख के तीर्थ स्थल हैं या जो और जैन लोगों के हैं, तो यह कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी बात है कि भारतीय विदेश नीति ने बुद्धिज्म के महत्व को समझा है, और आज से नहीं, कई पिछले एक दशक से मैं कह सकता हूं कि एक दशक से लगातार इसको जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, और इसीलिए प्रतिस्पर्धा लगता है कि चीन के साथ हो रही है। चीन ने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम बनाया, चीन ने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम बना के पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों को अपने सेंटर में बना के कोशिश की, और चूंकि वहाँ की जनसंख्या करीब 40 करोड़ है चीन में बुद्धिस्ट लोगों की, तो एक नेचुरल उनका एक होता है कि अपने देश की जनसंख्या को भी यह एड्रेस करें कि हाँ जी हम आपको महत्व दे रहे हैं। तो चीन की जो पॉलिसी है वह पॉलिसी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी से इमर्ज करती है और उसके बाद एक्सटेंड करती है पूरी दुनिया में। हमारी पॉलिसी जो है, हमारा लीनियज को लेकर हम पूरी दुनिया में आते हैं, तो यह एक फ़र्क है। लेकिन हमारा अपर हैंड इसलिए है कि बुद्ध ने यही ज्ञान प्राप्त किया, और बुद्धिज्म के जो 8 बड़े सेंटर हैं, उन 8 बड़े सेंटर में 7 बड़े सेंटर भारत में है, एक लुम्बिनी नेपाल में है। तो हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं, हमारी बहुत संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि विदेश नीति के जो लोग प्रैक्टिशनर हैं वो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी ये हमेशा से मतलब ट्रेडिशन रहा है। अशोक ने भी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी की। जब ब्रिटिश लोग भी जब यहाँ पर आए, जब यहाँ पे सभी जगह उत्खनन में जब रेलिक्स मिलने लगे, उन्होंने बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी की। उन्होंने रेलिक्स जाके वहाँ पे बर्मा गवर्नमेंट को दिया, थाईलैंड गवर्नमेंट को दिया, श्रीलंका गवर्नमेंट को दिया, ताकि उनसे संबंध बन सके। तो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी हमेशा से रहा है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग और गौर करना पड़ेगा कि ये बुद्धिस्ट जो रिवाइवल हो रहा है, जो आइडेंटिफिकेशन बहुत रिसेंट है। मतलब हमारे जो हिंदू और मुस्लिम्स जो हमारे जो रिलीजियस सेंटर है बहुत पुराने चले
आ रहा है। और बुद्धिज्म तो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था, सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो अभी इसमें इश्यूज बहुत सारे, लेकिन मैं कहूंगा गवर्नमेंट ने फिर भी क्रेडिबल काम किया, लेकिन अभी तो बहुत काम करना बचा हुआ है। लेकिन स्टिल मैं इसके लार्जर पिक्चर में आना चाह रहा था, और पार्थसारथी सर आपके जरिए एशिया के कई सारे देश हैं जहां पर इसका एक बड़ा रोल कहा जाता है। और अगर बुद्धिज्म डिप्लोमेसी की बात करूं मैं इंटरनेशनल सिनेरियो में, कितना पोटेंशियल इसमें देखता है रिकनेक्ट के लिहाज से एशियन कंट्रीज में? देखिए, मैं समझता हूं कि पूर्व एशिया में इसका महत्व असीमित है, क्योंकि लोग वहां धार्मिक हैं। और जैसे मैं कह रहा हूं, समय आएगा जब चीन में भी ये खुली तौर से आएगा, क्योंकि चीन भी अब ढील दे रहा है धार्मिक विषयों पर। तो एक तो मैं सोचता हूं अच्छी बात होगी कि हमारी ओर से केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से मिलकर एक मास्टर प्लान बनाए। मैं इसके बारे में कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं, पहली बार टेलीविजन में। एक मास्टर प्लान बनाए, राज्य सरकार सम्मिलित करें, इनकी दिलचस्पी के लिए इनको कहें कि कुछ स्थान आप भी हम पर, इनकी जो विकास है उस पर आप भी शामिल हो जाए। अगर इस तरह के एक नीति अपनाएं, हाँ 10-20 साल 10-15 साल लग सकते हैं, लेकिन पूर्व ये जो बुद्धिस्ट एरिया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र, गुजरात, सब पर पर्यटन इतना बदलेगा, टूरिस्ट इतने आएंगे कि चेहरा बदल सकता है। आप देखिए कि मुझे दुख की बात यह है कि ज़्यादा बुद्धिज़्म के नाम पे टूरिस्ट थाईलैंड जाते हैं और इंडिया नहीं। जी नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम है ना, इसमें प्रॉब्लम एक और है कि अवेयरनेस नहीं है। जैसे आप अगर हिंदूज लोग से पूछिए, जैसे मैं एक हिंदू, मुझे पता नहीं कि हमारा पिलग्रिमेज क्या है। ऐसे बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी पिलग्रिमेज क्योंकि 1000-1500 साल से खत्म हो चुका है, तो उनको आइडिया ही नहीं है। आप एक जो उसको ज्यादा अवेयर, हाँ, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। आप किसी बर्मा के किसी गांव में जाइएगा तो उसको पता ही नहीं कि इंडिया में कुछ ऐसी जगह है। ओके, अगर आप सुविधाएं नहीं दें तो अवेयरनेस, ये अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इस पर आऊंगा। हर्ष पंत, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की और खासतौर पर एशियन सब रीजन की, वहां पर पाकिस्तान से लेकर चीन और श्रीलंका से लेकर भारत बुद्धिज्म को लेकर इस वक्त ज्यादा फोकस दिखता है हाल के कुछ वर्षों में। मैं कहूं तो क्या इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल दिखता है कि मैन टू मैन कनेक्ट, या फिर इस डिप्लोमेसी के लिहाज से एक ऐसा टूल है जो कि एशिया में आपको अपर हैंड दे सकता है अगर आप इसको सही से क्रियान्वयन कर पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं? देखिए, ये आपके पुराने जो पहले वक्ताओं ने काफ़ी सही कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जहाँ से बुद्धिज़्म का जन्म हुआ और जहाँ पर इतना पोटेंशियल है इसको आपको आउटरीच करने का बुद्धिज़्म को, हमने अभी तक नहीं किया। और उसका नतीजा ये है कि आप, जैसा कि अभी पार्थसारथी साहब कह रहे थे कि बुद्धिज़्म के नाम पर दूसरे देश इतने सक्सेसफुल हो गए टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने में, और भारत कहीं पर उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। तो जैसा कि एक जो वैल्यूज़ और सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात भारत अब कर रहा है और खुले तौर पर कर रहा है, वो पहले एक झिझक थी, वो अब खुले तौर पर सामने आ रही है। सरकार को मुझे लगता है ये एक प्रशंसा की पात्र है कि उसने इस जो एक तरह से भारत के पास एक टूल था डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का, वो अभी तक अनयूज था, उसको यूज़ करने की कोशिश हो रही है। उसमें पोटेंशियल बहुत है और उसका पोटेंशियल फुली तरह से मैप आउट करने के लिए आपको देखना होगा कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो जगह पर हैं क्या नहीं। तो एक तो अभी वो दूसरे सज्जन कह रहे थे अवेयरनेस से शुरुआत होगी, लेकिन अवेयरनेस के बाद भी आपको ये चाहिए कि जहाँ तक आप जो सुविधाएं हैं टूरिस्ट को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनली आप जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें कि नालंदा की बात होती है, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी शुरुआत करी, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। और ये बात हमको मान लेनी चाहिए कि जो हम करना चाह रहे थे, जो हम एम्बिशंस थे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी के जो हमने क्रिएट करा था, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि चीन ने अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है इस समय। तो कहीं पर ये जो कंट्रास्ट है कि दूसरे देश जिनका कि बुद्धिज़्म की लेगेसी पर उस कदर प्रभाव नहीं था जितना भारत का है, वो उसको मैप आउट करने में, उसको एक्सप्लॉइट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं।
और भारत जिसको कि ये शुरू से करना चाहिए था उसने नहीं किया। तो हम कम से कम देर आए दुरुस्त आए, हम आ गए हैं, इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और भारत और सरकार इसकी पॉलिसी बना रही है। तो कहीं पर मुझे लगता है अब हमको इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे पास इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हों जिससे कि हम ये सॉफ्ट पावर जो है उसको इफेक्टिवली प्रोजेक्ट कर पाएँ। ओके अखिलेश, बुद्ध डिप्लोमेसी जो है वो अगर बड़े कंट्रीज़ में चाइना की बात करूं, थाईलैंड की बात करूं, श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक कैसे इफेक्ट कर रही है और आज के दौर में वो कितनी ज़्यादा प्रभावी टूल के तौर पर मैं कहूं कि एक इंडिया जैसे कंट्री के लिहाज से क्रूशियल हो सकती है? देखिए, अभी एक उदाहरण देता हूं मैं। पाकिस्तान बुद्ध जयंती मना रहा है और पाकिस्तान ने अभी एक रिलिक्स बुद्ध का एक रिलिक्स श्रीलंका को भेजा। तो पाकिस्तान जैसा देश जो अपना लीनिएज अभी तक इस्लाम से दूर नहीं खोजता था, जहां बुद्धा बामियान को अफगानिस्तान में ख़त्म किया गया था और पाकिस्तान ने उसको एक तरीके से बढ़ावा दिया था उस तरह के विध्वंस को, आज वही पाकिस्तान उपयोग करने की कोशिश कर रहा है बुद्ध को अपने एक डिप्लोमेटिक टूल में। और श्रीलंका के साथ जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका के राष्ट्रपति भी गए थे वहाँ अभी पाकिस्तान। तो एक टूल के रूप में सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि कल्चरल टूल के रूप में, रिलीजियस टूल के रूप में नहीं, कल्चरल टूल के रूप में वो अपने आप को कर रहे हैं कि हमारा भी बुद्धिज्म से संबंध है और उस तरीके से वे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने भी जो 3 सेंटर खोले, बड़े सेंटर खोले, लेह में खोला, सारनाथ में खोला, अरुणाचल के दिहांग में खोला, 3 जगह बड़े बुद्धिस्ट सेंटर खोले। हालांकि यह कह सकते हैं कि उस पर ज़्यादातर हमने तिब्बतन बुद्धिस्ट सेक्ट को प्रमुखता दी है क्योंकि दलाई लामा हमारे बहुत ही सर्वमान्य रहे और उनको सम्मान दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो थेरावाद जो काफ़ी प्रचलित है पूरे दक्षिण एशियाई देशों में, थेरावाद आप चाहे तो म्यांमार लें या चाहे यहाँ थाईलैंड लें, ये सब थेरावाद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या थेरावादियों की है। तो भारत सरकार का मुझे जो पता चला है कि भारत सरकार की कोशिश ये है कि थेरावाद जो है बुद्धिज्म का उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि एकदम यह ना लगे कि दलाई लामा का जो सेक्ट है वज्रयान सेक्ट वही सबसे प्रमुख रहे और उसके अलावा जो अन्य नहीं है। तो एक प्रयास भारत सरकार की तरफ से यह हो रहा है। और आपको याद होगा विवेकानंद फाउंडेशन ने पिछले साल एक बड़ा आयोजन किया था जिसमें कि उन्होंने दुनिया भर के बुद्धिस्ट लोगों को बुलाकर यह स्थापित की थी। तो इस तरीके से एक प्रभाव पड़ रहा है और एक यूज़ करने की कोशिश हो रही है, खींचतान भी हो रहा है, खास करके खींचतान हो रहा है चीन और भारत के बीच में। और चीन प्रकारांतर से नेपाल को कोशिश कर रहा है कि नेपाल को वो पैसा देकर फंडिंग करके और नेपाल में जो लुम्बिनी जगह है उस जगह को इस रूप में विकसित करे ताकि जो बुद्धिज्म में जो ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध ने भारत में उसके समानांतर उनको खड़ा कर दिया जाए कि बेसिकली इसमें था कि क्यों लेगेसी को लेकर जो खींचतान है या फिर इसके साथ अटैचमेंट है इतना ज्यादा हाल के वर्षों में अलग अलग देश क्यों दिखाना चाहते हैं? ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब चाइना जो है उसको इकोनॉमिक माइट आ चुका है, मिलिट्री माइट आ चुका है। अब ये पूरे वर्ल्ड को ये प्रेजेंट करना चाहता है कि भाई ये बुद्धिस्ट कंट्री है, सो मतलब ये हार्मोनियस कंट्री है। तो अब ये इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। पाकिस्तान में भी जो अभी सर बता रहे थे बुद्धिस्ट ये रिलीज जो गया है ये सब चाइना का इंटरवेंशन है। श्रीलंका में कर रहा है, बांग्लादेश में भी अब चाइना वहाँ पे एक्सकवेशन कर रहा है, भूटान के साथ मिलके फिर ये गांधार एरिया में, क्योंकि जो भूटान के जो प्रमुख टीचर हैं उनका लिंक जो है वो गांधार एरिया से। तो चाइना ये सभी चीज़ फैसिलिटेट कर रहा है और इंडिया को कॉर्नर कर रहा है। ये अल्टीमेटली दुनिया को दिखाना चाहता है कि भाई इंडिया में बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी बुद्धिज्म का केयर टेकर मैं हूँ, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, इंडिया तो कुछ कर ही नहीं रहा है। और इंडिया में मैं जो समझ रहा हूँ देख रहा हूँ इंडिया इस रेस में बहुत पिछड़ चुका है। अब इसको कैचअप करने में, क्योंकि चाइना के पास इतना इकोनॉमिक माइट है, वो नेपाल में जैसा बता रहे थे लुम्बिनी में वो लगभग $3.2 बिलियन खर्च कर रहा है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। इतने पैसे तो इंडिया ने पिछले 50 साल में पूरे बुद्धिस्ट हेरिटेज मिला के भी खर्च नहीं किया जितना खाली लुम्बिनी में खर्च कर रहा है चाइना। तो इंडिया को इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया और मेरे को लग रहा है कि चाइना 1 से 2 साल के अंदर एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट लेके आ रहा है जिसमें वो नेपाल से शुरू करेगा, बोध गया, और फिर सभी बुद्धिस्ट कंट्री में एक करते हुए फिर सभी पूरे पिलग्रिम्स को जाके वो चाइना में डंप करेगा, मतलब 15 दिन का। तो मतलब चाइना इज वेरी एग्रेसिवली मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और इंडिया के पास मतलब सॉरी टू से दैट आई मीन कुछ इतना सब कुछ होते हुए भी मतलब कि बाकी लोगों के लिए टूरिज्म है लेकिन इंडिया के लिए पिलग्रिमेज है, ये तीर्थ है। मतलब उनको आना ही, आप उनको गाली भी देंगे तो भी वो यहाँ पे आएंगे, आप उनको टॉयलेट नहीं भी देंगे तो भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि उनके लिए पिलग्रिमेज है, बाकी उनके लिए टूरिज्म है, दे नीड फैसिलिटी एट अदर प्लेसेस। वो जो फोकस देने की जरूरत थी वो उस वक्त नहीं किया गया है क्योंकि आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 4 साल में करीब 950 करोड़ के आसपास है जो कि अलग अलग जगहों पर
इसके विकास और अवेयरनेस के लिए वहां पर सिस्टम को जबकि वहां पे शुरू किया गया है। $3 बिलियन खर्च कर रहा है वो। तो ऐसे में पारसारथी साहब, अब आगे का रास्ता क्या है और हमें कहां पर फोकस करने की जरूरत है? इस पर 20 साल से ध्यान देते आ रहा हूं। पैसे की कमी नहीं होगी, इसके लिए विदेशी पूंजी निवेश इतना आएगा कि हमें ज़्यादा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ के लिए हो, दुनिया भर से अगर आप सोच समझ कर इसे करें तो आएगा। पैसे की कमी की बात नहीं है, सोच विचार करके गौर से हमें करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने कहा 10-15 साल लग सकते हैं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते कुछ शर्मिंदा हूँ कि गौतम बुद्ध ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ उनके संदेश आए से श्रीलंका गया और जगह गए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है और चीन इतना आगे निकल गया। और ये हम किसी को दोषी नहीं पहन सकते, ये हमारी राष्ट्रीय गलती है और इसको सुधारना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैंने देखा है प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जो बोलते आए हैं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिकता भी एक विशेष चीज़ है आदमी की ज़िंदगी में, और मैं समझता हूँ कि अगर इस पर हम ध्यान दें, हर एक पड़ोसी हमारे साथ आकर मिलेगा, सम्मिलित होगा। इसलिए हमारे लिए नहीं, इसलिए कि वो अपने बच्चों को कह सके कि हमारे पूर्वज तो नहीं जा सके, लेकिन हम गौतम बुद्ध के धर्म स्थान गए लुम्बिनी में, और हम गए दूसरे स्थान जहाँ उन्होंने ज्ञान पाया, जहाँ से बुद्धिज़्म आरंभ हुआ। ओके हर्ष, जिस तरीके से जो पारसारथी साहब कह रहे हैं, आगे के लिहाज से अगर देखा जाए और ख़ासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बाकी देश इसकी लेगेसी को लेकर होड़ सी दिख रही है, भारत के लिए क्या बड़े विकल्प या फिर क्या रोड अहेड आपकी नज़र में दिखता है? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है और वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत, अगर आप चीन के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो अभी बात हो रही थी, तो चीन कभी भी उस स्पेस को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि चीन अपने आप में एज अ कम्युनिस्ट स्टेट होने के नाते स्पिरिचुअलिटी को उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकता जैसे भारत कर सकता है, और जो भारत की लेगेसी रही है पिछले शुरुआत से, तो कहीं पर वो जो हमारी हिस्टोरिकल लेगेसी है उससे हम बचते रहे, और उसका नतीजा ये है कि आज चीन आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जो भारत सरकार ने एक अपनी पॉलिसी बना ली है कि बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करना है, और बुद्धिज़्म को एक फॉरेन पॉलिसी टूल तो है ही, पर कहीं पर वो आध्यात्मिक और कल्चरल कनेक्ट जो हमारा है, हमारे बहुत बड़े जो नेबरहुड है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, उसके साथ अगर हमको कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमको सिर्फ स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट नहीं देने होंगे, उसके लिए हमको कल्चरल और सिविलाइजेशनल आर्ग्यूमेंट देना होगा। और कहीं पर ये सरकार, जो मोदी सरकार की पिछले 4 सालों में एक बड़ी सफलता रही है, वो ये है कि इन्होंने वो जो एक एस्पेक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, उसको जोर शोर से प्रोजेक्ट किया है, और उसकी सक्सेस आपको कुछ आगे आने वाले समय में दिखाई देगी। लेकिन जो बात अभी पार्थसारथी साहब कह रहे थे कि कहीं पर आपको इसको स्ट्रैटेजी से जोड़ना होगा, सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास तो हिस्ट्री है, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर देश इसमें आ रहा है, हर देश इसमें भागीदार बन रहा है, हर देश ये चाहता है कि बुद्धिज़्म का थोड़ा बहुत लेगेसी उसको मिले और उसको प्रोजेक्ट कर पाए। तो कहीं पर भारत एज ए इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में जो आर्ग्यूमेंट देता है, उसको अब एज ए इमर्जिंग स्पिरिचुअल पावर के रूप में एक आर्ग्यूमेंट देके स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हमको हमारे उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं इससे। और वहीं पर मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि और जो देश हैं वो बाकी आपके साथ जुड़ने को तैयार खड़े हैं, आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। ओके अखिलेश, एक आखिरी कमेंट की, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने देखी है और हाल के कुछ वर्षों में अलग अलग जो संगठन और वहाँ पर जिस तरीके से इसे तरजीह दी गई है, बढ़ता हुआ रूल किस तरीके से देख रहे हैं, और उसके जरिए जो दूसरे देश हैं वो भारत के साथ कितना साथ खड़े होते नजर आए हैं? देखिए, जो आइकॉन्स बनाने की बात होती है, क्योंकि भारत बुद्ध को सिर्फ धर्म के रूप में पेश नहीं कर सकता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है और भारत धर्म के रूप में नहीं कह सकता कि आप बुद्ध बन जाइए, लेकिन बुद्ध एक विचार है, और बुद्ध जो विचार है वो शांति का विचार है, प्रेम और भाईचारे का विचार है, और वसुधैव कुटुंबकम भारत की हिंदू संस्कृति का भी एक अंग है।
तो बुद्ध के विचार को भारत इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो यह भी न लगे कि किसी धर्म की प्रस्थापना हो रही है। लेकिन जो आइकॉन्स आप क्रिएट करते हुए देख रहे हैं आजकल, अंबेडकर के नाम पे जो आइकॉन्स, अंबेडकर एक बुद्धिस्ट विचारक के तौर पे एक आइकॉन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, जो कि एक राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से जोड़ के। तो मुझे लगता है कि वह भी एक दिशा है जिस दिशा के माध्यम से, अगर कम्युनिज्म एक दिशा है समानता और बराबरी का, तो उस तरह से अंबेडकर ने भी एक विचार पेश किया था समानता और बराबरी का, लोकतंत्र के साथ मिला के। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ जो कनेक्ट करने की बात है वह यही है कि राजनीति और संस्कृति दोनों को मिला के हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों क्षेत्रों को, भारतीय क्षेत्र को और उन क्षेत्रों को। तो मुझे लगता है कि कोशिश इस दिशा में हो रही है, और जिस तरीके से भारत प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को अंबेडकर को राजनीतिक विचार के रूप में, उसमें लगता है कि वह एक सिल्वर लाइनिंग है, जो कि हम धर्म से जुदा होकर एक विचार के तौर पर अंबेडकर को प्रभावित करें, और जिनको धर्म मानना है वो धर्म के रूप में माने। और साथी सर? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जैसे कि मैंने कहा, इसमें दो चीज़ें हैं, आध्यात्मिकता और हमारा प्रभाव बढ़ाना, ख़ास तौर पर पूर्वी सरहदों के पार। और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर इस तरह के चर्चा से लोग इस पर ध्यान दें और इस पर कुछ एक्शन हो, क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये हमारी योगदान रहेगा सारी एशिया के लिए। जहाँ देखिए, जो धर्म पश्चिमी एशिया से आए, उसको सेमिटिक रिलीजन्स कहते हैं, उनका एक प्रभाव होता है। जो सांस्कृतिक आध्यात्मिकता भारत से जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अलग का है, वो जिसे इंडिक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पर ध्यान दें और इस पर आगे बढ़ें, ताकि लोग सिर्फ चीन, अगर कोई बौद्ध धर्म का हो, अपने ही आध्यात्मिक आशाओं के लिए सिर्फ चीन नहीं जाए, भारत जाए। और अगर कोई तीर्थ यात्रा बुद्धिज़्म के लिए शुरुआत हो, भारत से हो, चीन से नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।